हेलो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के आज फर्स्ट यूनिट का ही हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम भाषा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और प्रकृति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब भाषा से संबंधित अन्य प्रकरण पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु उसे समाज के विभिन्न स्तरों के संपर्क में आना पड़ता है, जिसके लिए उसे विभिन्न यात्राएं करनी पड़ती है, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, अलग अलग जगह घूमकर वो अलग अलग भाषाओं के संपर्क में आता है। इन्हीं कारणों से भाषा में विविधता पाई जाती है। भाषा के विविध रूप निम्नलिखित है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते रहते हैं। जो हम बोलकर जो हमारी भाषा प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में समस्त ज्ञान मौखिक रूप से ही सुरक्षित रहा है। जो दूसरा इसका रूप है वह है लिखित भाषा। लिखित भाषा में नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि जब हम अपने मौखिक विचारों को किसी भी लिपि में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी माना जाता है। जब हम अपने विचार अथवा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र के विचार, मूल्य, मान्यताएं एवं ज्ञान आदि लिखित भाषा में ही सुरक्षित रहता है। भाषा के प्रकार में प्रयोग की दृष्टि से हमने दो इसके मुख्य बिंदु देखे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम दूसरा देखेंगे व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से भाषाओं को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें पहला है मूल भाषा। मूल भाषा को प्राचीन भाषा भी कह सकते हैं। मूल भाषाएं ही आधुनिक भाषाओं की जननी है। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तथा परिस्थितियों के कारण आज की भाषाएं प्रकट हुई है। अतः कहा जा सकता है कि जो भाषा किसी भाषा परिवार की आज जन्मदात्री होती है उसे उस भाषा परिवार की मूल भाषा कहते हैं। दूसरा है मातृभाषा। मातृभाषा आप सब जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जिस परिवार में रहकर वो भाषा सीखता है वहाँ पर उसके माता पिता, दादा दादी, अन्य परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे वह कुछ भाषाएं सीखता है, कोई भाषा सीखता है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे कोई बालक अपनी माता के अनुकरण द्वारा या स्वाभाविक रूप से सीखता है। इसमें स्वाभाविक इसका रूप जो स्वाभाविक रूप है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये मातृभाषा का संकुचित अर्थ है। बालक जिस प्रदेश में जन्म लेता है उसकी बोली या क्षेत्रीय भाषा वह पहले सीखता है। वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा ही होती है। विस्तृत अर्थ में मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा को कहते हैं जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में बालक केवल अपनी माता से ही नहीं वरन अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, परिवार के सभी सदस्यों तथा वातावरण से सीखता है। इस प्रकार उसकी भाषा का विकास होता है। हिंदी उत्तर भारत व मध्य भारत के अधिकाधिक भागों में बोली जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र की मातृभाषा भी कही जाती है। महात्मा गांधी भी इस बात पर जोर देते थे कि अगर मातृभाषा में किसी विद्यार्थी को पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकता है और ज़्यादा जल्दी उस बात को समझ सकता है। अगली जो हमारी भाषा इसमें आएगी वह है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। उत्तर भारत के एक बड़े भाग में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा इस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जा सकती है। इसी तरह अन्य प्रांतों में प्रयोग होने वाली भाषा उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जाएगी। एक प्रादेशिक भाषा में कई प्रकार की बोलियां सम्मिलित हो सकती है, जैसे हिंदी में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज आदि। बोली एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं।
वास्तव में बोली भाषा का वह रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। बोली को भाषा का पूर्ण दर्जा तो नहीं दिया जा सकता है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में ब्रज, अवधी आदि। अगला जो इसमें बिंदु है वह है सांस्कृतिक भाषा। किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। अपनी संस्कृति से अच्छी प्रकार परिचित होने के लिए सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक हो जाता है। अगली जो इसमें आएगी वह है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा प्राय वह भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यह भाषा राजकीय कार्यों, सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा को समझती एवं बोलती है। अगली जो इसमें आएगी वह है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए एवं उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों के विनिमय के लिए करने लगे तो उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज संसार में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। यदि हम संसार में ज्ञान तथा विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अनिवार्यतः सीखना पड़ता है। इसमें अंतिम जो है वह है भाषा रूप विदेशी भाषा। वे भाषाएं जो अन्य देशों की भाषाएं हैं तथा उस देश की मूल भाषा, संस्कृति, भाषा तथा मातृभाषा नहीं है, विदेशी भाषाएं कहलाती हैं। हमारे देश के लिए चीनी, जापानी, रूसी, जर्मन आदि भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। हम एक दूसरे के निकट आने तथा संसार के नवीन ज्ञान तथा विज्ञान को समझने के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तभी हम अपना तथा अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अगला जो हमारा इसमें बिंदु आएगा वह है भाषा के कार्य, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। भाषा के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, सूचना प्रद कार्य या संप्रेषण कार्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भाषा से यहाँ पर अभिप्राय है सूचना देना। जो कोई भी सूचना हो वह केवल भाषा के माध्यम से ही भेजी जा सकती है। अभी आप देख रहे होंगे जैसे कोरोना की जो भी खबर है या जो भी न्यूज़ है वो सूचना हमें भाषा के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जा रही है। सभी की सभी सूचनाएं लिखित या मौखिक रूप में भाषा से ही संप्रेषित की जाती है और हमें आज की जो ये ताज़ा खबरें हैं वो इसी प्रकार से मिल रही है। भाषा का मुख्य कार्य आदान व प्रदान है। एक व्यक्ति सूचना भेजता है, दूसरा भाषा को समझकर उसका उत्तर वापस भेजता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज से जुड़ता है, अपने सुख दुख में दूसरों को हिस्सेदार बनाता है, अच्छी बुरी सभी बातों को बांटता है, समाज में भाईचारा बढ़ाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा को नहीं जानता हो तो वे आपस में जानकारी स्थापित नहीं कर सकते हैं। भाषा जो दोनों पक्षों को बोलनी आती है तथा बोली हुई समझ में आती है तभी सूचनाएं साझा हो सकती है। देश के एक भाग में क्या हो रहा है या विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भाषा के द्वारा ही देश या विदेश से एक जगह से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। इसमें अगला जो बिंदु है वह है अभिव्यक्ति कार्य। भाषा का दूसरा मुख्य कार्य है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से अभिप्राय है व्यक्त करना या बताना या प्रकट करना, अपनी बात, मन की बात या अपने मन के भावों को प्रकट करना। भाषा के माध्यम से व्यक्ति विचारों, भावों, सोच आदि को व्यक्त करता है। व्यक्तियों के अंदर वांछित इच्छाएं एवं रुचियां उत्पन्न होती रहती है, संवेगों का निर्माण होता है। इन इच्छाओं, रुचियों व संवेगों आदि को भाषा के माध्यम से ही बांटा जाता है। बालक कुछ नया सीखता है, अनुभव करता है तो भाषा के द्वारा ही परिवार के सदस्यों के सामने बताता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में भाषा का अहम स्थान होता है। जन्म के कुछ समय बाद रोना, चिल्लाना आदि से संवेग प्रकट करता है। बड़े होने पर भाषा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को रखता है। व्यक्ति क्रोध, तनाव, खुशी, दुख, उत्साह अर्थात मन में उठने वाले भावों, संवेगों को अभिव्यक्त करके
मन शांत व संतुष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्तित्व सुदृढ़ बनता है, विश्वास जगता है तथा सफलता की तरफ बढ़ता है। एक छात्र को भी अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करना होता है, मौखिक या लिखित रूप में। अध्यापक ज्ञान को समझाने के लिए भाषा के द्वारा ही विषय वस्तु को अभिव्यक्त करता है। अतः भाषा ही है जिससे व्यक्ति व्यक्तित्व को स्पष्ट कर सकता है। इसमें जो अगला बिंदु आएगा वह है निर्देशात्मक कार्य। भाषा का एक और मुख्य कार्य निर्देश देना है। निर्देश से अभिप्राय है कार्य को संपन्न करने का तरीका या रास्ता। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को निर्देशित कर सकता है, उनके कार्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। बच्चे को प्रारंभ से ही निर्देश दिए जाते हैं। भाषा भी निर्देशों के द्वारा ही सिखाई जाती है। बच्चे को बोला जाता है ऐसा नहीं वैसा बोलो, ऐसा नहीं वैसा करो। रिश्तों की समझ भी निर्देशों से ही दी जाती है। सभी कार्य जो बच्चा सीखना शुरू करता है वे सभी कार्य निर्देश देकर सिखाए जाते हैं। जीवन के हर पल में निर्देशों की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन की समझ, क्या अच्छा है क्या बुरा है आदि सभी के निर्देश दिए जाते हैं। एक व्यापारी अपने नौकरों को निर्देश देता है, अध्यापक छात्रों को, माता अपने बच्चों को, कोच खिलाड़ियों को आदि सभी क्षेत्रों में निर्देश दिए व लिए जाते हैं। इन सभी के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के समय में जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निर्देशों के द्वारा ही पूरे देश में जो संदेश दे रहे हैं उसी के अनुसार पूरा देश चल रहा है। इसके अतिरिक्त भाषा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं, जैसे संप्रेषण। भाषा का सर्वोपरि काम संप्रेषण का है। संप्रेषण के कुछ सांकेतिक प्रतीक भी होते हैं, लेकिन भाषा ही हमें संप्रेषण प्रदान करती है। भाषा के विकास के साथ ही संप्रेषण प्रणाली का भी विकास होता है। अगला बिंदु इसमें आएगा भावनाओं की अभिव्यक्ति। भाषा ही हमें संवेग तथा विचार की अभिव्यक्ति करना सिखाती है तथा कई बार हम भाषा के अभाव में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इसमें अगला बिंदु है संग्रहण का कार्य। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी विरासत को सहेज कर रखते हैं। हमारे पूर्वजों के अनुभव एवं ज्ञान आज हमें भाषा के कारण ही प्राप्त है। हम इस ज्ञान को संचित करते हैं और आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं। इसमें अगला बिंदु है संस्कृति की संवाहक। कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। जो संस्कृतियाँ सबको हृदयंगम कर लेती है वे चलती रहती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठी है। भाषा ही एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के साथ जोड़ती है। भाषा ही संस्कृति की रक्षा करती है, उसका हस्तांतरण करती है, उसका संवर्धन करती है। अगला बिंदु जो इसमें आएगा वह है सामाजिकरण में सहायक। भाषा समाज में जन्म लेती है और उसका विकास समाज में ही होता है। भाषा का जन्म ही समाज के व्यवहारों के लिए हुआ है। हमें कैसे बोलना है, कैसे रहना है, समाज में हम कैसे रहें, ये सारा कार्य भी भाषा ही सिखाती है। भाषा एवं समाज दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। बिना भाषा के समाज मूक, पंगु और दुर्बल बन जाएगा और बिना समाज तो भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाषा सामाजिक परिवर्तन का आधार है। कोई भी समाज स्थायी नहीं रहता। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। कोई भी भाषा अपरिवर्तन का दावा नहीं कर सकती। भाषा भी समाज के साथ परिवर्तित होती रहती है। समाज में जो भी परिवर्तन आते हैं भाषा उन्हें आगे तक ले जाती है। समाज में जो भी नए शब्दों का प्रचलन होता है उन्हें भाषा समाज में स्थापित करती है। अगला बिंदु इसमें आएगा संप्रेषणात्मक प्रयोग का साधन। जब बालक छोटा होता है अपनी भावनाएं अलग प्रकार से व्यक्त करता है। अब वह भाषा नहीं बोलता है तो संकेतों से अपनी भाषा पहुंचाता है, परंतु जैसे ही वह भाषा का प्रयोग करना सीखता है तो अपनी बात संप्रेषण आसानी से कर सकता है। भाषा उसे यह अवसर प्रदान करती है कि वह अपनी बात सही प्रकार से कह सके। अगला बिंदु आएगा इसमें सरलीकरण। भाषा में परिवर्तन का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर जाता है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति अपने बोलचाल में संक्षिप्त व सरलतम शब्दों का प्रयोग करना चाहता है। उच्चारण काठिन्य की दृष्टि से भी शब्दों को सरलीकरण होता है। कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य।
अभी तक हमने भाषा के साधारण कार्य देखे थे, अब हम देखेंगे कक्षा कक्ष में भाषा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम। भाषा का मुख्य कार्य विचारों का आदान प्रदान करना है। भाषा समाज में सामाजिक अंतःक्रिया के लिए प्रयोग की जाती है। वहीं कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम कार्य के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण कक्षा कक्ष का मुख्य कार्य है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अध्यापक कक्षा में छात्रों को पाठ पढ़ाता है, व्याख्या करता है, उदाहरण देता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करता है, उनकी समस्याएं जानकर हल करता है, गृह कार्य देता है, आदि सभी में भाषा का प्रयोग करता है। वहाँ छात्र उत्तर देने में, समस्याएं पूछने में, दूसरे छात्र से बातचीत करने में, शिकायत लगाने में, लिखने में, गृह कार्य करने में भाषा का प्रयोग करते हैं। इन सभी कार्यों में भाषा का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, निर्देश कार्य। कक्षा कक्ष में छात्रों को नियंत्रण में रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अनुशासन, आदतें, नैतिकता, नियमों का पालन, शैक्षिक निर्देश, माता पिता के द्वारा भी बालक को निर्देश दिए जाते हैं। प्रत्येक नए कार्य को छात्र सिखाने, समझाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। अगला बिंदु है इसमें अभिव्यक्ति कार्य। अध्यापक विषय वस्तु को अभिव्यक्त करता है। छात्र प्राप्त किए ज्ञान को अपने शब्दों के माध्यम से उत्तर के रूप में बताते हैं। छात्र अपनी समस्याओं, इच्छाओं व रुचियों को प्रस्तुत करते हैं तथा अध्यापक उनको पूरा करने के उपाय छात्रों को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात कक्षा कक्ष में अभिव्यक्ति दोनों पक्षों में चलती रहती है। अगला जो बिंदु है कक्षा कक्ष के भाषा कार्यों में, वह है वार्तालाप या अंतःक्रिया। कक्षा कक्ष में अध्यापक व छात्र छात्र वार्तालाप करते हैं। अध्यापक किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करता है, छात्रों को व्याख्यान देता है, छात्रों की अनेक समस्याएं होती हैं, उनके बारे में अंतःक्रिया होती है। छात्र भी अध्यापक के द्वारा दिए हुए ज्ञान से अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला जो बिंदु है वह है अभिप्रेरणा के लिए। कला में कई बार अध्यापक छात्रों को अध्ययन कार्य करने, कक्षा कार्य में ध्यान लगाने, अच्छे ग्रेड लाने, विषय में रुचि जगाने, कठिन विषय को सरलता व समझने की कोशिश करने में अभिप्रेरणा देता है। उनमें उत्साह बढ़ता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छे छात्रों की तारीफ करके उनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रेरणादायक कहानियों के द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाता है। कक्षा में छात्रों में प्रतियोगिता करवाकर, परीक्षा लेकर, प्रश्न उत्तर सुनकर, विचारों को प्रकट करने का अवसर देकर भी छात्रों को क्रियाशील बनाया जाता है और इन सभी में भाषा का ही प्रयोग होता है। अगला बिंदु है इसमें खोजात्मक कार्य। छात्र नई नई समस्याओं के हल खोजते हैं, अध्यापकों की मदद लेते हैं, साथी दोस्तों की व किताबों आदि से मदद लेकर नई खोज व हल निकालते हैं। अपने वातावरण के बारे में खोज करते हैं, क्यों, क्या, कैसे वाले प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार भाषा का प्रयोग खोज कार्य में भी किया जाता है। अगला बिंदु इसमें है कल्पना करने के लिए। भाषा के प्रयोग से छात्र चिंतन करना शुरू करते हैं। चिंतन को आधार बनाकर कल्पना कर सकते हैं, कहानी सुनाना, कहानी को पूरा करना, कविता लिखना व सुनना, कहानी के चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना, भूमिका अदा करना आदि कल्पना के कार्य भाषा के माध्यम से कक्षा कक्ष में संपन्न होते हैं। अगला बिंदु है इसमें सूचना प्रदान करना। विद्यालय में किसी भी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, उनकी सूचना देने के लिए लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। समय सारणी आदि भी भाषा के माध्यम से ही तैयार की जाती है। अगला बिंदु इसमें है क्षमताओं को व्यक्त करना। छात्रों के अंदर जो गुण व योग्यताएं छिपी होती है, उनको भी भाषा के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है। अगला प्रकरण हम इसमें देखेंगे भाषा व समाज, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा व्यक्तियों द्वारा संप्रेषण करने का माध्यम है। भाषा व्यक्तियों को जोड़ती है तथा उन कार्यों को संभव बनाती है जो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। भाषा मनुष्य के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। भाषा के बिना समाज, व्यक्ति व संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सामाजिकरण का मुख्य साधन भाषा है। भाषा ही है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना की शक्तियों का वर्णन करती है। भाषा ज्ञान व विचारों का निर्माण व आदान प्रदान करती है।
इसके अलावा भाषा व्यक्ति को पहचान व शक्ति प्रदान करती है। सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भाषा समाज में होने वाली प्रक्रिया है। भाषा व समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा समाज का एक हिस्सा है और भाषा के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। भाषा के बिना व्यक्ति के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा व समाज एक दूसरे पर आधारित हैं व एक दूसरे को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। नंबर 1, भाषा समाज को प्रभावित करती है। हमारा ये बिंदु यहाँ पर हुआ, भाषा समाज को प्रभावित करती है। इसका पहला पॉइंट है सामाजिक संबंधों की स्थापना, यानी भाषा की सहायता से ही आपसी संबंध बनते हैं, बातचीत से जानकारी बढ़ती है तथा रिश्ते बनते हैं। इसमें दूसरा बिंदु है व्यक्ति की पहचान। भाषा व्यक्ति को पहचान दिलाती है। भाषा एक जादू की तरह काम करती है। भाषा से व्यक्ति दूसरे से सम्मान ले सकता है तथा भाषा से ही सम्मान खो भी सकता है। भाषा समाज व संस्कृति को जीवित तथा सुरक्षित रखती है। इसमें दूसरा जो मुख्य बिंदु था, समाज भाषा को प्रभावित करती है। इसमें पहला है भाषा का स्तर। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ के अनुसार भाषा का चुनाव करता है। विभिन्न वर्ग अपनी विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र की भाषा ग्रामीण क्षेत्र से अलग होती है। वहीं शिक्षित वर्ग व अनपढ़ वर्ग भी भाषा दोनों की अलग अलग होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से कभी मिलते हैं तो हम देखते हैं कि जब तक वो व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक हमें वो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो हम उससे उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है और किस क्षेत्र से आया है। दूसरा बिंदु इसमें है भाषा को नियंत्रित करना। समाज भाषा को नियंत्रित करता है। समाज भाषा के जिस रूप को स्वीकार करता है, समाज में वही रूप प्रयोग में लाया जाता है। एक समाज के द्वारा वही भाषा स्वीकार्य होती है, दूसरे समाज के लिए अपमानजनक हो सकती है। अपराध जगत व शिक्षित समाज की भाषा में यह अंतर दिखाई देता है। इसमें अगला बिंदु है भाषा में परिवर्तन लाता है। समाज में परिवर्तन आने से भाषा में भी परिवर्तन होता है। आज समाज में वैश्वीकरण से पाश्चात्य यानी वेस्टर्न संस्कृति बढ़ रही है, जिससे भाषा में यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का चलन बढ़ गया है। अगला जो प्रकरण हम इसमें देखेंगे वह है साहित्य यानी लिटरेचर। साहित्य का अर्थ है सभ्यता, संस्कृति, किसी भी विषय के ऊपर लिखी हुई सामग्री को साहित्य कहते हैं। लिखित सामग्री जैसे कविता, निबंध, उपन्यास सभी साहित्य के उदाहरण हैं। इससे किसी देश व समाज की सभ्यता, संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। साहित्य एक कला है। लिखने वाली अपनी कला, कल्पना, सौंदर्य, विचार आदि के अनुसार वर्णन करता है। इसमें लेखक की कल्पना व सृजनात्मकता दिखाई देती है। साहित्य वर्तमान को भूतकाल से जोड़ता है। साहित्य से सामाजिक प्रवृत्तियों के ऊपर समय का प्रभाव दिखाई देता है। साहित्य का अध्ययन करने से बच्चों के अंदर आलोचनात्मक चिंतन का, वार्तालाप, कुशलता एवं लेखन शक्ति आदि का विकास होता है। भाषा और साहित्य का संबंध, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। भाषा और साहित्य के क्षेत्र, उद्देश्य एवं शिक्षण विधियों में अंतर है, परंतु आपस में इनका घनिष्ठ संबंध है। भाषा एवं साहित्य के संबंध का वर्णन यहाँ किया गया है। इसका पहला जो बिंदु है वह है भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक है। भाषा के विभिन्न कालों के विभिन्न रूपों के दर्शन साहित्य में ही होते हैं। भाषा का कोई भी रूप हो, कैसी भी स्थिति हो, सभी प्रकार का अध्ययन साहित्य के अंतर्गत ही किया जाता है। साहित्य के माध्यम से ही भाषा एवं शब्दों की शक्ति से परिचय होता है। भाषा से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति भी की जाती है। भाषा एक माध्यम तथा साधन है और साहित्य एक साध्य है। रॉबर्ट लॉडो के अनुसार भाषा के स्वरूप के बिना साहित्य का संचय तथा संचार संभव नहीं है। भाषा में प्रभावशीलता तथा शब्दों में शक्ति साहित्य से ही आती है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए बिना भाषा को समझे और सीखे एवं शब्दों के माध्यम के बिना जीवन के मूल्यों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसका जो दूसरा बिंदु है वह है भाषा और साहित्य का संदर्भ बिंदु समाज है।
साहित्य समाज का दर्पण होता है और भाषा समाज में आदान प्रदान के लिए विकसित होती है। भाषा के रूप में निखार समाज से ही आता है। भाषा को जीवन शक्ति समाज से ही प्राप्त होती है। समृद्ध समाज का साहित्य और भाषा भी समृद्ध हो जाती है। भाषा और साहित्य का कार्यक्षेत्र एक है। साहित्य सैद्धांतिक पक्ष है और भाषा उसका व्यवहारिक रूप है। अगला जो बिंदु इसमें आएगा, भाषा पर पूर्ण अधिकार साहित्य के अध्ययन से होता है। साहित्य के अध्ययन से ही भाषा के विभिन्न रूपों तथा शैलियों का ज्ञान होता है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए साहित्य का गहन अध्ययन करना अनिवार्य है। अगला जो बिंदु इसमें आएगा, भाषा एवं साहित्य के तत्वों का समन्वयन। भाषा एवं साहित्य दोनों का उद्देश्य ज्ञान तथा बोध प्राप्त करना है। साहित्य में शुद्धता भाषा एवं व्याकरण के उपयोग से ही आती है। साहित्य के तत्वों काव्य, कविता, गद्य, कहानियाँ, नाटक आदि में निहित भावों विचारों की व्याख्या भाषा के माध्यम से ही की जाती है। धन्यवाद।